Good morning, students. Today we are going to discuss our new unit, that is aggregate demand and related concepts. It's a very important video and it will give you the basic idea regarding this very unit. This units, the 12 marks questions can be asked from your board point of view. So सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है. उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट डिमांड कैसे, जैसे आपने माइक्रो में पढ़ा हुआ है, डिमांड एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज which are demanded by the people of the country या consumers of the country during an accounting year. एक साल में एक देश में लोगों के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है उन सब की मार्केट वैल्यू का टोटल, उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई होता है, रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लाइड बाय दी सप्लायर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक साल में प्रोड्यूसर्स के द्वारा जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है इकोनॉमी में, उसे एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं. इसी तरीके से जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. नाउ द कंपोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो व्हाट कंपोनेंट्स वी शुड कंसीडर इन आवर माइंड, दैट इज दीज आर द कंपोनेंट्स. एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ C plus I plus G plus X minus M. Now what are they? C stands for private consumption expenditure. Private consumption expenditure refers to the expenditure which is depending upon the personal disposable income of the consumer. It is the consumption expenditure which is incurred by the private sector. और ये आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. जितनी आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी उतना ही प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. और जितनी पर्सनल डिस्पोजेबल, अपने खर्च करने लायक जो इनकम लास्ट में बचती है, वो जितनी वो कम होगी उतना ही आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा. सेकेंड इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑन द businesses, on the enterprises for investment purposes. Can be the fixed investment, it can be the inventory investment. अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न्स के ऊपर. रेट ऑफ रिटर्न जिस बिजनेस में जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. जितनी रेट ऑफ रिटर्न्स कम होंगी उतना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा. इसी के साथ एक और मुद्दा भी होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मान लो किसी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस लोन लेके स्टार्ट करना है तो वहां पर इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा. जितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, मतलब जो ब्याज की दरें हैं, जो कि जिस दर पर आपको लोन मिल रहा है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, इसका मतलब आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी. तो जितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उतना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा. और जितना सस्ता लोन आपको मिल जाएगा उतना ही आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे. एक कंसेप्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. उसमें हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जिस बिजनेस में, मान लो किसी बिजनेस में रिटर्न्स हैं 40%, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 30%, इसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या हुई, ME, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हुई 10%. तो कमाई में से खर्चा माइनस करके जो रिटर्न आती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. और जितनी ये ज्यादा होगी उतना ही प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे. और जितना ही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगी उतना ही लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. तीसरी बात है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इसी तरीके से गवर्नमेंट भी बहुत सी तरीके के खर्चे करती है. वो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है. लेकिन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट इज फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन. जैसे आजकल एपिडेमिक आया हुआ है, ये इस ऐसे में सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है कंजम्पशन के लिए ही. तो दैट इज नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इन्वेस्टमेंट भी करती है गवर्नमेंट बिजनेसेस में, बट दैट इज नॉट मीन्ट फॉर
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रादर दैट इज फॉर सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है सोशल वेलफेयर मोटिव के लिए, उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो प्राइवेट लोग प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट influenced by the rate of return that which do not consider the profitability of the business, जबकि जो induced investment है that is meant for profit maximization, higher the profitability higher the investment, lower the profitability lower the investment। इसके अलावा अब दो तरह की इकोनॉमीज हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती हैं जो दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड में इंडल्ज नहीं होती, उन्हें क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसका मतलब वहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कंसेप्ट नहीं होता है। लेकिन जो ओपन इकोनॉमीज हैं, जैसे आजकल ज्यादातर इकोनॉमीज ओपन ही हैं, ओपन इकोनॉमीज जिसमें कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में इंडल्ज हैं उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है। तो एक्सपोर्ट को एग्रीगेट डिमांड में हम ऐड करते हैं और इंपोर्ट को हम एग्रीगेट डिमांड से माइनस कर देते हैं। तो इसको नेट शेल में बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को भी फॉर्मूले में कंसीडर किया जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हुए C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अगर एग्रीगेट डिमांड का आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा। अब एग्रीगेट डिमांड मैक्रो में कैसे बिहेव करती है। एग्रीगेट डिमांड को ब्रॉडली हमने दो हिस्सों में बांट दिया कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब जहां भी मैं एग्रीगेट डिमांड यूज करूंगा इसका मतलब है वहां पे प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की हम बात कर रहे हैं। प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, मैं बार बार प्लान्ड वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन जहां भी आप मैक्रो में लिखेंगे वहां प्लान्ड ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डाटा अवेलेबल नहीं होता। एक्चुअल डाटा तो 2 साल बाद 3 साल बाद आता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम प्लानिंग पहले कर लेते हैं, तो प्लान्ड वर्ड ही यूज होगा थ्रू आउट। सो जब लेवल ऑफ इनकम 0 है उस टाइम पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है। कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं होता, क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। इसको ही हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, इसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं, इसी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसी को हम C डैश से भी डिनोट करते हैं। तो सभी का मतलब एक ही है, इस तरीके से डिनोट करते हैं, या अल्फा भी बना देते हैं हम। तो जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। और जैसे जैसे ये इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। लेकिन जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है, देखिए इस शेड्यूल में देखिए आप, इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंजम्पशन आपका थ्रू आउट 80 से इंक्रीज हो रहा है। इट शोज दैट ये है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से इनकम बढ़ती है। अब यहाँ देखिए कंजम्पशन में एक लेवल आया जहां पे कि लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं। जितना कंजम्पशन किया उतनी ही इनकम है, दोनों बराबर हैं। लेकिन इस लेवल ऑफ इनकम के बाद लेवल ऑफ इनकम तो ज्यादा है लेकिन लेवल ऑफ कंजम्पशन उससे कम है। यहां जो हमने इन्वेस्टमेंट ली है केंज के मॉडल के अकॉर्डिंगली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया गया है, विच इज मेंट फॉर सोशल वेलफेयर। और ये कम ज्यादा नहीं होती, जो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि इतना इन्वेस्टमेंट करना है तो वो उतना करती है। प्रॉफिटेबिलिटी को देख के ये कम ज्यादा नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट आपका थ्रू आउट सेम ही रहेगा। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास ये एग्रीगेट डिमांड का एक कंसेप्ट आ गया। अब इनकम को हमें एग्रीगेट डिमांड से कंपेयर करना है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी एग्रीगेट डिमांड एग्जिस्ट करती ही करती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन स्लो रेट से। सर्टेनली एक लेवल जरूर आता है जहां पे कि लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और उस लेवल के बाद भी जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन स्लो रेट से बढ़ता है, तो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन लेवल ऑफ इनकम हो जाता है। और जिसे हम इनकम बोलते हैं इसको ही हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लेवल ऑफ इनकम, एक ही बात होती है।
तो यहां पर AD इज लोअर देन AS, इस पॉइंट पर AD इज इक्वल टू AS, इस पॉइंट पर AD इज लेस देन AS। इसको हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द टू वेरिएबल्स इक्वेट टू ईच अदर। जहां पे दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उसे ही हम बैलेंस की सिचुएशन, उसे को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो 400 लेवल ऑफ इनकम से पहले भी इक्विलिब्रियम नहीं था और 400 लेवल ऑफ इनकम के बाद भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो 400 लेवल ऑफ इनकम इज द बैलेंस्ड लेवल ऑफ इनकम वेयर द लेवल ऑफ AD इज इक्वल टू लेवल ऑफ AS। अब इसी बात को मैं डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। डायग्राम में कुछ बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। सबसे पहले एक्सेस प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद लेबलिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जब तक आप लेबलिंग नहीं करोगे तो डायग्राम की कोई रेलेवेंसी नहीं रहती है। अब इसमें आप देखिए, एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को शो किया गया है और वाई एक्सिस पे लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट किया गया है। जी RI कर्व है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है, जो कि प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो ये कांस्टेंट ही रहेगा। इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कंजम्पशन कर्व है। MC इज द कंजम्पशन कर्व। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है वैसे वैसे लेवल ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है स्लो रेट से इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू इनकम। तो ये लेफ्ट राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जो पॉजिटिव स्लोप को शो करता है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन हमेशा उससे स्लो रेट से बढ़ेगा। इसके बाद बात है एग्रीगेट डिमांड। हमने पीछे भी पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ C+I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। मान लो ये इस लेवल पे 40 है, दिस वन इज 40, और ये है हमारा 10। तो 40 प्लस 10, तो AD कितना होना चाहिए? इट शुड बी 50। तो इस बेसिस पर हमने कंजम्पशन के कर्व में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व को प्लस कर दिया। तो इसके बिल्कुल पैरेलल जितना गैप ये है इतना ही गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तब ये आपका कर्व ठीक माना जाएगा। अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, ये गैप ज्यादा है या ये गैप कम है, तो ये आपका इररेलेवेंट हो जाएगा डायग्राम, उसमें मार्क्स कटने की संभावना रहती है। सो AD इज अगेन लेफ्ट राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। It never starts from point of origin, as there is always the minimum level of consumption exists in the economy. That's why it will start from y-axis. It will make a intercept on y-axis. इसको intercept भी बोला जाता है, intersection point. तो जैसे जैसे as the level of income increases, level of aggregate demand also increases, but the rate of increase in aggregate demand is lower than the rate of increase in income. इस पॉइंट से पहले मान लो मैं इसमें अगर इनकम कर्व भी बनाऊं, तो चलो बात की बातें हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। एक पॉइंट आता है जहां पे लेवल ऑफ AD और AS बराबर हो जाते हैं। उससे पहले डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसके बाद भी डिसइक्विलिब्रियम होता है। जहां पे दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम माना जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ बस फीचर्स ही बतानी है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड सम टोटल ऑफ C+I है। ये कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। ये कर्व लेफ्ट राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन हमेशा रेट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम होती है, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। यही कुछ बातें आपको डिस्कस करनी है। तो ये 7-8 पॉइंट ऑब्जर्वेशंस के बनते हैं जो आपको बनाने हैं। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ये कौन सा कर्व है, ये इस कर्व को, ये कौन सा कर्व है, ये कर्व किस तरीके से आया, इसकी फीचर्स क्या हैं। ये 0 से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा रहता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो इस सभी बातों को आपको इंक्लूड करके ये 6 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी में कंटिन्यूड कल वीडियो में डालूंगा, तो इस चैप्टर को कंटिन्यूटी में दूंगा और इसको अच्छे से आप बुक में से कर लीजिए। थोड़ा सा उधर देखिए, थोड़ा लेक्चर को पढ़िए, और फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। So thank you so much.